Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 16 अप्रैल 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है जाधल रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे ऑप्शन के अंदर जो 4 भाषाएं दी गई हैं दोस्तों, इन चारों में से कौन सी एक ऐसी भाषा है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। ऑप्शन नंबर ए ओडिया, बी कोंकणी, सी भोजपुरी या फिर डी आसामीज। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, एक ऐसी बीमारी जिसका शिकार कई सारे नौजवान लोग भी बनते चले जा रहे हैं। भारत में 10 लाख से ज़्यादा मरीज आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। आज के द हिंदू अखबार में एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल पब्लिश हुआ है इस डिजीज़ को लेकर, जिसका नाम है पार्किंसंस डिजीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं और पिछले साल हमने इसका डिस्कशन किया था नवंबर के महीने में। आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं कि ओवरऑल ये पर्टिकुलर इशू क्या है। कई सारी जो रिपोर्ट्स आई हैं उस रिपोर्ट के अंदर में इस खतरनाक सी बीमारी का बहुत साधारण सा उपाय भी दिया गया है, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर डिजीज़ का कोई भी क्योर यानी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो इसको पूरी तरह से ठीक कर सके। तो इसका असर थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएगा एक नया चीज़, वो एक्सपर्ट्स ने बताया है। क्या है मामला, ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ये बीमारी है क्या। इसको नाम दिया गया है पार्किंसंस डिजीज़। ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सिंपल सी बात है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नाम सुन के ही पता चल गया होगा, एक दिमागी संबंधित बीमारी है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से अफेक्ट करती है, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक मरीज क्या करता है, अपने बॉडी पे से सारे कंट्रोल को लूज कर देता है। बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं होती, उसके मूवमेंट्स कंट्रोल में नहीं होते, बॉडी वो प्रॉपर बैलेंस भी नहीं कर पाता, हाथ पैर बहुत ज़्यादा कांप रहे होते हैं, समझने की जो शक्ति है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, कह सकते हो याद रखने की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है इस पार्किंसंस डिजीज़ के केस में। ऐसी कंडीशन जब उम्र में आप देख पाओगे बदलाव होता है, धीरे धीरे एक इंसान बुजुर्ग हो रहा होता है, तो ऐसे बदलाव नज़र आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कई बार ये पार्किंसन डिजीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये केसेस अब के बार कुछ नए नए लोगों में, आप स्पेशली कह सकते हो जो नौजवान लोग हैं, युवा लोग हैं, उनमें भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये बीमारी चिल्ड्रंस और टीनेजर्स के अंदर भी नोटिस की जा रही है। खतरनाक बात यह भी है कि इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ ने यहाँ पर यह सजेस्ट किया है कि जो पुरुष हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अफेक्टेड हैं इस बीमारी से एज कम्पेयर टू द वेमेन। अब सवाल यह है कि आखिरकार इसके पीछे के मेन कारण क्या है, क्या रीज़न है पार्किंसन डिजीज़ के। सबसे मेन रीज़न यहाँ पर दोस्तों यह है कि देखो हमारे ब्रेन में ना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको नाम दिया गया है सब्सटेंशिया निग्रा। यही सब्सटेंशिया निग्रा हमारे पूरे बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। अब ये सब्सटेंशिया निग्रा को देखोगे तो ये ब्रेन का पार्ट हो गया। यहाँ पर दोस्तों ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला जो पूरा फोटो दिखाया गया है, ये एक नॉर्मल पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला जो हिस्सा दिखाया गया है ये पार्किंसन से अफेक्टेड है। दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, एक छोटा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये आपको जो ब्लैक कलर की लाइन थोड़ी सी दिख रही है, यही सब्सटेंशिया निग्रा है। तो सब्सटेंशिया निग्रा प्रेजेंट है, यानी नॉन पार्किंसन वाला ये पार्ट है, यानी कि कह सकते हो ये नॉर्मल है। बाकी यहाँ पे सब्सटेंशिया आपको दिखेगा ही नहीं। ये वो कंडीशन है जिसके दौरान यहाँ पे पार्किंसन डिजीज़ बॉडी के अंदर में देखने को मिलती है। तो पार्किंसन बीमारी में क्या होता है, सिंपल सी बात है, सब्सटेंशिया निग्रा बुरी तरह से अफेक्ट होता है, ख़त्म हो जाता है। यानी जो कह सकते हो नर्व सेल्स हैं उसके अंदर डीजनरेशन होता है, नर्व सेल्स के जो कनेक्शंस है वो टूट जाते हैं, ये नर्व सेल्स ख़त्म हो जाती हैं,
है ना, इनकी जो पेयरिंग है वो ख़राब हो जाती है, इनके अंदर जो क्षमता होती है डोपामीन को प्रोड्यूस करने की, वो क्षमता यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। डोपामीन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, समझ गए। तो ओवरऑल बॉडी पे से जो कंट्रोल है वो लूज हो जाता है जब एक इंसान पार्किंसन डिजीज़ का शिकार बनता है। तो अब सवाल यह है, इस बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स यानी क्या क्या लक्षण हमको नजर आते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख पाओगे ट्रेमर, है ना। कई बार क्या होता है, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा कंपन सी देखने को मिलती हैं, कांपने लगते हैं, मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाता है ना। कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है ब्रेन और बॉडी का, ये हमको देखने को मिलेगा। कई बार जो पार्किंसन के मरीज होते हैं उनके अंदर में कुछ और लक्षण, जैसे कि जब वो खाना खाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से निगल नहीं पाते, चबा नहीं पाते, बोल नहीं पाते, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन, स्किन प्रॉब्लम, और सबसे खतरनाक डिप्रेशन भी हो सकता है, इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, और स्लीप डिसरप्शन, सोने में भी परेशानी होती है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला कि इसका कोई भी प्रॉपर ब्लड लेबोरेटरी या रेडियोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है जो कि इस बीमारी का पता लगाया जा सके। बहुत कम लोगों के अंदर प्रॉपर तरीके से पता लग पाता है अगर कोई इंसान इससे सफ़र कर रहा होता है तो, ठीक है। तो इसको डायग्नोस करने की जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अब जैसे हमने देखा कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो कई सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना यह है कि जो इंटेंस एक्सरसाइज होती है, आप बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो इससे कहीं ना कहीं जो ये पार्किंसन डिजीज़ है ये और बदतर होने से रुक जाती है, यानी कि इसका जो सिचुएशन है और वर्स्ट होने से थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। तो जो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं जो हमारे न्यूरॉन्स डिग्रेड हो रहे हैं, कनेक्शंस टूट रहे हैं, उसको भी रोकने में मदद करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगेन आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर एक टॉपिक देखने को मिलेगा जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में आप लिंक करोगे। तो ईरान का क्या स्टेटमेंट आया है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि देखो ये जो आर्टिकल है ना, इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था कल, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वजह से मैं कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस के ऊपर मैं फोकस करता हूं अगर मैं छोटे वाले वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने कल बता दिया, बट वो आज के अखबार में फ्रंट पेज पर पब्लिश हुआ है। तो आप देख सकते हो, चैनल पर जाकर इस वाले वीडियो पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि अभी जो डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं इन्होंने ईरान इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इनसे बातचीत की है, और उस बातचीत के दौरान एक मैटर को सुलझाने के ऊपर में फोकस किया। स्पेशली अगर हम देखें तो आपको पता होगा रिसेंटली जो ईरान इजराइल का पूरा ये वॉर स्टार्ट हुआ, ईरान ने 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल के अटैक इजराइल पर करे। इजराइल ने 99% जो अटैक्स उनको हवा में मार कर गिरा दिया। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पर यह हमको नज़र आई है कि इसी दौरान ईरान ने एक जहाज़ अपने करीब से जब्त किया। एक जहाज़ इन्होंने पकड़ कर रख लिया, और वो जो जहाज़ है उसका नाम है MSC एराइस। अब बात यह है कि दोस्तों उस जहाज़ में कुछ लोग हैं जिसमें से 17 जो हैं वो इंडियन क्रू मेंबर्स हैं। वैसे टोटल 25 क्रू मेंबर्स उसमें प्रेजेंट है, जिसमें से कुछ रशियन भी है, पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन 17 इंडियन क्रू मेंबर्स हैं। तो उन 17 इंडियन क्रू मेंबर्स को अब वहाँ से छुड़वाने की बारी, ईरान के चंगुल से बचाने का जो जिम्मा है वो हमारे ऊपर आता है। इस बेसिस पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने यहाँ पर ईरान और इजराइल दोनों के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से डिस्कशन करते करते इस मैटर को भी उठाया कि भाई इनको रिलीज़ कर दो। रिलीज़ तो नहीं किया है ईरान ने, बट ईरान ने यहाँ पर ये बोला है कि जो भारत के ऑफिशियल्स हैं यानी कि इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ईरान में जो प्रेजेंट हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि भाई वो जाकर मिल सकें इनसे, ठीक है। यानी कि जिनको ईरान ने अभी बंद कर रखा है 17 इंडियन क्रू मेंबर्स को, उनसे मिलने के लिए यहाँ पे अलाउ कर दिया है। तो अब मिलेंगे जाकर, और धीरे धीरे हमको ये भी नज़र आएगा कि जल्द ही ईरान जो है इन इंडियन ऑफिशियल्स को छोड़ देगा, सॉरी इन इंडियन जो लोगों को इन्होंने पकड़ा है उनको वो छोड़ देगा, ठीक है। आगे आते हैं। नाउ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको पेज नंबर 1 पर आप देख पाओगे आज के अखबार में, जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका एक स्टेटमेंट है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत का मौसम विभाग, होता नहीं है कि भाई बारिश कब होगी या मौसम कैसा रहने वाला है, उसको लेकर बहुत सारा डेटा पब्लिश करता है IMD। तो IMD का कहना यह है कि भारत के अंदर अब की बार साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो बारिश होगी वो अबव एवरेज होने वाली है। यानी अगर हम इतिहास देखें तो किस लेवल पर चलता था, तो दोस्तों यहाँ पर जो बारिश रेनफॉल जो होता है ना उसको यहाँ पे देखा जाता है, या अगर हम एवरेज निकालें तो वह LPA से निकाला जाता है। LPA दैट इज लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो रिपोर्ट के अंदर यह बताया जा रहा है कि जून टू सितंबर, यानी कि इस बार भी अगर आप देखोगे तो जून से सितंबर के बीच में बारिश होगी, हर साल यहाँ पर होती है। अब
1971 से लेकर साल 2020 तक, ध्यान से सुनिएगा, 1971 से लेकर साल 2020 के बीच में अगर आप देखते हो जून से सितंबर के महीने, तो यहाँ पर जो बारिश हुई है, जो एलपीए निकल कर आया यानी कि एवरेज कितनी बारिश हुई है, वो लगभग 87 सेंटीमीटर के आसपास आपको नजर आएगी दोस्तों। तो एवरेज इतनी बारिश यहाँ पे पिछले इतने सालों में देखने को मिली। एलपीए जैसे मैंने बोला ये है लॉन्ग पीरियड एवरेज। अगर हम इसका डेफिनेशन समझें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना यह है कि जो बारिश का एलपीए होता है ये बेसिकली एक तरीका होता है रेनफॉल को रिकॉर्ड करने का, कि भाई मान लो एक लंबे समय पर, इसी वजह से तो लॉन्ग पीरियड बोला गया है, कम से कम पिछले 30 साल 50 साल या और भी कुछ हो सकता है, तो इतने सालों में जो एवरेज बारिश है वो कितनी हुई है उसको रिकॉर्ड करता है यहाँ पर ये एलपीए के तहत। तो ये यहाँ पर एलपीए हो गया। तो हमारे देश में जो रेनफॉल है 1971 से लेकर 2020 तक वो कितनी हुई एलपीए जून से सितंबर के बीच में, वो मैंने आपको बताया। बाकी अगर आप देखोगे 2023 के अंदर में वो 82 सेंटीमीटर के आसपास का था, 2022 में 93 सेंटीमीटर था, तो 2022 में ज़्यादा यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही थी, है ना। अभी दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जितने भी जो एवरेज निकल कर आए हैं पिछले सारे डेटा के, उन सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी साइड से, ठीक है। तो उनका कहना यह है, फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे जैसे होगा जो रिपोर्ट्स हैं वो आमने सामने आती रहेंगी, वो सब कुछ यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। बट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा यार, कुछ पूछा जाएगा? देखो यहाँ से एग्जामिनेशन में डायरेक्टली कुछ नहीं पूछने वाले, अगर कुछ पूछा गया भी तो इस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में ज़रूर से पूछा जा सकता है। कई सारे वनडे एग्जामिनेशन में जैसे एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो आईएमडी क्या है दोस्तों, इसके बारे में ज़रूर से जान लेना, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नाम की जो ये बॉडी है इसको बनाया गया था 1875 में। एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करवाता है हमारे देश को, जैसे मैंने बोला मौसम की सारी जानकारी देने का काम करता है। कई बार चक्रवात आ रहे होते हैं, साइक्लोन्स आ रहे होते हैं, तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर ये जो आईएमडी है वो हमको देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी आईएमडी के 6 अलग अलग रीजनल सेंटर्स आपको नजर आएंगे, और हर एक रीजनल सेंटर्स के अंदर में अगर आप देखोगे तो एक डेप्यूटी डायरेक्टर होता है, ठीक है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल अगर हम पूरी बात करें तो। और उसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद चेन्नई, न्यू दिल्ली, कैलकाटा, नागपुर, गुवाहाटी, ये सभी जगह आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ सभी जगह पर इसके जो सेंटर्स हैं वो आज के समय पर प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इस आईएमडी के बारे में बात करेंगे। इसका मेन काम क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो भी मौसम है उसका एक एनालिसिस करना, उसके अलावा एक भविष्यवाणी कर हमको बताना। इससे काफ़ी सारा फ़ायदा होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में और भी कई सारे सेक्टर्स में, क्योंकि वेदर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास में प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। प्लस कई बार वेदर फिनोमिनन्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, कोई साइक्लोन चक्रवात आ रहा होता है, डस्ट स्टॉर्म आ सकता है, बारिश भयंकर होगी, बर्फ़ पड़ सकती है, ठंड पड़ सकती है, कोल्ड वेव्स आ सकती हैं, या गर्मी बहुत भयंकर हीट वेव्स पड़ सकती हैं। तो इन सब जो वेदर कंडीशंस हैं इनके खिलाफ में दोस्तों वॉर करने का काम भी यहाँ पे इस आईएमडी का देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। प्लस इतना ही नहीं दोस्तों, ये मेट्रोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स एक पूरा प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करवाते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बस अब बात ये ध्यान रखिएगा कि जो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के अंडर में आता है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में नजर आएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी 6 अलग अलग सेंटर्स हैं, मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, उसके अलावा नागपुर एंड गुवाहाटी के अंदर में, ये क्लियरली आपको बता चुका हूँ। नाउ एक और टॉपिक ये भी आज के अखबार में प्रेजेंट है, पेज नंबर 12 पर आपको ये देखने को मिलेगा, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में आप इसको लिंक कर पाओगे। क्या बात हो रही है, जो नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में वो 2025 तक तेजी से इंक्रीज होंगे, ऐसा यहाँ पर एक अनुमान के तौर पर बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है कि सर ये यूनिकॉर्न होता क्या है। चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिकॉर्न के साथ साथ कई बार बहुत सारे और भी टर्म्स आते हैं, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सूनिकॉर्न, है ना, हेक्टाकॉर्न, डेकाकॉर्न। चलो मैं आपको इनके बीच का जो डिफरेंस है बहुत क्लियर तरीके से समझाऊंगा। पहली बात, यूनिकॉर्न दोस्तों एक ऐसा घोड़ा देखने को मिलता है, एक ऐसा माइथोलॉजिकल क्रीचर जिसके सर पर एक सींग आपको ये नजर आएगा, ठीक है, उड़ने वाला घोड़ा यहाँ पर आपको नजर आएगा। क्लियर। अब दोस्तों यूनिकॉर्न हम एज अ स्टार्टअप के तौर पर भी एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक कंपनी है ना जो बहुत बढ़िया तरीके से अर्न कर रही हो, बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो जाए, है ना, तो उसको भी यहाँ पर हम एक यूनिकॉर्न बोलते हैं।
लेकिन कितना टर्नओवर हो जाना चाहिए आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ पर इकॉनमी के बेसिस पर बोला जा रहा है, कई सारी कंपनियां, स्पेशली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टिकट बुकिंग कंपनी है जिसमें यहाँ पर आपके बुक माई शो हो गया, ऐसे और भी कई सारी कंपनीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रेंज में चल रही हैं। इनका अमाउंट काफ़ी अच्छा जनरेट हो चुका है, 900 मिलियन के आसपास है। जल्दी यहाँ पर ये $1 बिलियन की कंपनीज बन जाएंगी और $1 बिलियन की कंपनी बनते ही यहाँ पर उनको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल जाएगा। तो यूनिकॉर्न कंपनीज देश में इंक्रीज़ हो रही हैं, ये यहाँ पर बताया गया। अब सवाल पहला ये आता है कि सर ये यूनिकॉर्न्स होती क्या हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यूनिकॉर्न एक टर्म होता है जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, ठीक है। और वो कौन सी कंपनी होती है? जिस कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जिस कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर हो जाती है उसको हम यहाँ पर यूनिकॉर्न कहते हैं। एक स्टार्टअप कंपनी वगैरह जिसको आप कह सकते हो जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर हो जाएगी वो यूनिकॉर्न कहलाएगी, ठीक है। अब हमारे देश में जो सूनिकॉर्न्स है दोस्तों वो भी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि एक और टर्म आ गया, अभी तो यूनिकॉर्न ही था, अब ये सूनिकॉर्न क्या है? जरा देखो, सूनिकॉर्न नाम से पता चल रहा है यानी कि एक ऐसी कंपनी जो जल्दी यूनिकॉर्न बनने वाली है, यानी कि सून टू बी अ यूनिकॉर्न, जल्दी यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी वो यहाँ पर सूनिकॉर्न कहलाती है। समझ गए? तो इनके पास में भी यहाँ पर मिलियंस ऑफ मिलियंस की वैल्यूएशन आपको नजर आती है और वो भी वैल्यू है, बट वो बिलियन में नहीं है। जैसे यहाँ पर $1 बिलियन पार करेगा वैसे यहाँ पर वो यूनिकॉर्न का स्टेटस लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। और पता है दोस्तों, ये सूनिकॉर्न आपने पढ़ लिया, यूनिकॉर्न पढ़ लिया, इसके अलावा भी कई सारे और टर्म्स होते हैं जैसे मिनीकॉर्न। ध्यान रखिएगा, अब ये मिनीकॉर्न क्या होता है जरा ये जान लो, क्वेश्चन बन सकता है। मिनीकॉर्न वो स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन $1 मिलियन से ऊपर होता है। ये मिलियन है, बिलियन नहीं है, ध्यान रखिएगा। $1 मिलियन से ऊपर होता है वो यहाँ पर आपके मिनीकॉर्न कहलाते हैं। समझ गए? उसके अलावा इनके बाद एक और होता है डेकाकॉर्न। अब ये डेकाकॉर्न क्या होता है दोस्तों? डेकाकॉर्न वो स्टार्टअप कंपनी होती है जिसकी करंट वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज़्यादा की होती है, वो कहलाती है डेकाकॉर्न। और डेकाकॉर्न के बाद आता है एक हेक्टाकॉर्न, ठीक है। एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू $100 बिलियन की होती है वो कहलाती है हेक्टाकॉर्न। बड़ी बड़ी स्पेस एक्स और ऐसी ऐसी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये यहाँ पर डिफरेंसेस हैं मिनीकॉर्न, सोनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न और हेक्टाकॉर्न के बीच में। तो ये डिफरेंसेस प्लीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि छोटा सा डिफरेंस है, कई बार आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। चलिए आते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। तो आज के अखबार में हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल प्रेजेंट है जिसको यहाँ पर लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है शशांक मोहन। तो एक प्रोग्राम मैनेजर है ये सेंटर फॉर कम्युनिकेशन गवर्नेंस के अंदर में। क्या है इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़, चला इसके बारे में बात करते हैं। राइटर ने जो टॉपिक लिया है दोस्तों वो डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर लिया है, ठीक है। इनका कहना यह है कि जो ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसके अंदर में रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं और जो ये नया डेटा लॉ है ये कैसे जर्नलिस्ट के लिए, जो जर्नलिस्ट हैं आज के समय पर न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक रुकावट बनेगा, यानी उनकी फ्री स्पीच के ऊपर एक रुकावट बनता हुआ नजर आएगा। वो खुलकर यहाँ पर ये बातें रख नहीं पाएंगे, ये इसमें एक रुकावट बन सकता है ये बिल, ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है। तो पेज नंबर 8 पर ये टॉपिक प्रेजेंट है जिसको आप जीएस पे नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं आखिरकार इनके क्या है पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं कि पिछले साल 2023 में अगर आप देखोगे तो अगस्त की बात है, अगस्त 2023 में भारत को अपना पहला डेटा प्रोटेक्शन लॉ मिल गया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये इसका नाम है। आप देख पाओगे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। पहली बार, कोशिशें हमने बहुत की लंबे समय से, बट पहली बार दोस्तों इसमें सक्सेसफुल हासिल हुई और सक्सेसफुली यहाँ पे इस एक्ट को हम लोगों ने बनाया पिछले साल। अब जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर क्या कर रही है, इस एक्ट के जो नए नए नियम हैं उनको यहाँ पर फ्रेम कर रही है और रेगुलेशंस लाने की कोशिश कर रही है। स्पेशली यहाँ पर ये काम किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, आपके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसकी सुरक्षा करने के लिए। और इसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा इलेक्शंस के बाद में। अभी तो इलेक्शन शुरू हो चुके हैं आपको पता है। अब दोस्तों ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये स्पेशली यहाँ पर बेस्ड किस चीज़ के ऊपर है, जैसे मैंने बोला पर्सनल डेटा, आपका मेरा हमारा एड्रेस नाम, ऐसे बहुत सारे पर्सनल डेटास प्रेजेंट होते हैं, तो उसका गलत उपयोग ना हो सके उसी के लिए यहाँ पर ये लॉ लेकर आया गया। राइटर का कहना यह है कि इस लॉ में पिछले कुछ समय पर कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लॉ है एक जर्नलिस्ट के फ्री स्पीच का भी
फ्री स्पीच को भी रोकने पे मदद कर सकता है। यानी कि कह सकते हो कि जो जर्नलिस्ट है उसके फ्री स्पीच के ऊपर में इम्पैक्ट डाल सकता है, फिर वो जर्नलिस्ट खुलकर नहीं बोल पाएगा। तो एक नेगेटिव पॉइंट इस बिल में हमको ये नज़र आ रहा है। राइटर ये बोलते हैं, अगर आप यहाँ पर देखते हो इस डेटा प्रोटेक्शन लॉ को, तो इसमें क्या किया है, जर्नलिस्ट एक्टिविटीज़ को एग्जेम्प्ट कर दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस बिल को देखोगे भी तो इस बिल में क्या कहना है कि मान लो कोई कंपनी है, भाई कंपनी आजकल आपका बहुत सारा डेटा लेती है। आप छोटी से छोटी कंपनी की वेबसाइट भी ओपन करोगे, कोई चीज़ मंगानी होगी तो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, यही सब मांगेंगे वो। उसके बाद ही आप रजिस्टर कर पाओगे, उसके बाद ही उस कंपनी के वेबसाइट पर एंटर कर पाओगे। कोई चीज़ परचेज करनी है परचेज कर पाओगे, लेकिन आपका पर्सनल डेटा दोस्तों वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, शेयर हो गया। अब कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनी तो बढ़िया है, चलो आपके पर्सनल डेटा सिक्योर करके रखी हुई हैं, लेकिन कई सारी कंपनीज यहाँ पे कुछ पैसों के लिए वो पर्सनल डेटा बेच देती हैं, वो दूसरी कंपनी से कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं, है ना। यही सारी चीज़ें तो हैं जो जिसकी वजह से यहाँ पर बोला जाता है कि भाई जो प्राइवेसी आजकल डिजिटल लाइफ के अंदर में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि सारा डेटा आपको बाहर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही डेटा को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लेकर आया गया। ये एक एक्ट ऐसा है कि भाई मान लो आप किसी कंपनी पर, इंस्टाग्राम पर 15 सालों से यहाँ पर आप थे, है ना, अब आप हटना चाहते हो, तो आपका जो पर्सनल डेटाज है वो चाहते हो कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो अब इस वाले कानून के तहत आपके पास में पावर है कि आप उस कंपनी से बोलो कि मेरा सारा डेटा इरेज कर दो इस पर्टिकुलर लॉ के माध्यम से, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कह सकते हो कि सारा का सारा डेटा जो है मेरा इरेज कर दो, ख़त्म कर दो। तो आपके पास में ये पावर मिलती है, इस एक्ट से ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लेकर क्या बात हो रही है। अब राइटर का यहाँ पर क्या कहना है जरा मैं आपको ये बताता हूँ। राइटर कह रहे हैं कि एक जर्नलिस्ट की जो फ्री स्पीच है वो हैम्पर हो सकती है, उसके ऊपर असर पड़ सकता है। असर वो कैसे पड़ेगा कि मान लो एक जर्नलिस्ट है, राइटर का यहाँ पर कहना है एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, वो कोई आर्टिकल लिखता है, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर में आर्टिकल लिखता है, एमपी जो है उसकी परफॉर्मेंस को लेकर, और उसकी स्टोरी समझाने के लिए उसका इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ कहाँ मीटिंग्स करके आया, कहाँ हुई मीटिंग्स, कैसे हुई, किसके साथ हुई, किस टाउन में हुई, विलेजेस में हुई, कौन कौन से शहर वो यहाँ पर ट्रैवल किया, कितना कितना वो प्राइवेट जेट यूज़ करता है, कितना चार्टर प्लेन यूज़ करता है, उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में, उसके इन्वेस्टमेंट सारे खोल के रख दिए, उसके क्लोज फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो अगर मान लो एक जर्नलिस्ट वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल कर देता है और बिना किसी कंसेंट के, यानी कि उस एमपी से अगर पूछा भी नहीं है लेकिन उसको पब्लिकली रिलीज कर दे, तो ये गलत है दोस्तों, इस एक्ट में नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस एक्ट के तहत यहाँ पर कंसेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता है। ये जो लॉ है ये आपको पावर देता है कि कोई भी व्यक्ति आपका डेटा गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकता, और यूज़ करना भी है तो पहले आपका अप्रूवल लेना होगा, कंसेंट लेना होगा। अगर आप हाँ करोगे तभी यहाँ पर वो यूज़ कर पाएगा, और आपके पास में ताकत है, अगर आप चाहते हो कि भाई अब मुझे डेटा यहाँ से मिटाना है तो आप उसको इरेज करने का ऑर्डर भी दे सकते हो, तो वो कंपनी वो सारा डेटा इरेज कर देगी। ये सारी ताकतें कहाँ से मिलती हैं, इसी डिजिटल प्रोटेक्शन बिल से। अब राइटर ये बोलते हैं कि मान लो यहाँ पर जैसे कि बोला एक जर्नलिस्ट ने ये सारा डेटा शेयर कर दिया। अब सपोज यहाँ पे उसने चलो कंसेंट ले लिया था किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, और कंसेंट लेने के बाद में उसने ये सारा का सारा स्टोरी कहीं पर पब्लिश कर दिया, और पब्लिश करने के बाद में एमपी के पास में खैर पावर है, वो चाहे तो इरेज करवा सकता है या डिलीट करवा सकता है इन सब चीज़ों को। ये सारी पावर यहाँ पर इस एक्ट के माध्यम से मिलती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जर्नलिस्ट को इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एग्जेम्प्ट करने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप देखते हो कि ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसमें आपका पर्सनल डेटा कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कोई भी यहाँ पर आपका डेटा शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी आपका डेटा देख नहीं सकता। लेकिन गवर्नमेंट को पहले एग्जेम्प्ट किया हुआ है। गवर्नमेंट जो है आज के समय पर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के पास में सारी पावर्स है, वो चाहे डेटा के साथ में कुछ भी कर लें, गवर्नमेंट पर यह लॉ अप्लाई नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट पर यह लॉ अप्लाई नहीं होगा। सरकार यहाँ पर आपका डेटा देख सकती है। तो लॉ का यही एक क्रिटिसिज्म है, ऐसा क्यों? गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो, ये एक्ट उन पर भी लागू करो, वो भी यहाँ पर ये जो पर्सनल डेटा है उसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, है ना। और यहीं पर जो जर्नलिस्ट है दोस्तों, उनको ये पावर मिलनी चाहिए थी इस पर्टिकुलर लॉ के तहत कि भाई उनको इतना ज़्यादा जवाबदेही ना बनना पड़े, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि भाई जो जर्नलिस्ट हैं,
अगर यहाँ पे कोई पॉइंट कोई मुद्दा उठा रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या कुछ चीज़ एक्सपोज करने की कोशिश भी कर रहा है किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर, तो उसका पर्सनल डेटा अगर शेयर कर दिया है तो यहाँ पर वो जो व्यक्ति है उस डेटा को रिमूव करवा सकता है, इरेज करवा सकता है ना, हटवा सकता है, भले यहाँ पर वो गलत ही काम क्यों ना हो। तो उस बेसिस पर अगर आप देखोगे तो ये जो जर्नलिस्ट हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके पास में ये पावर नहीं है, हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इसमें एक जर्नलिस्ट को एक छूट देनी चाहिए ताकि उनको यहाँ पर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो पावर है वो मिल सके, वो खुलकर किसी भी पॉइंट पर बोल सकें, क्योंकि जर्नलिज्म तभी तो यहाँ पर बोला जाएगा। एक इंसान बिना डरे, सरकार की अच्छाई चीज़ है तो वो अच्छी चीज़ों को दिखाएगा और ऑब्वियस सी बात है बुरी है तो बुरी को भी दिखाएगा, दोनों ही एस्पेक्ट में यहाँ पर वो चीज़ों को दिखाएगा सभी को। समझ गए? तो एक जर्नलिस्ट का यही मेन काम होता है, वो दोनों चीज़ों को यहाँ पर दिखाता हुआ चले, क्या सही है और क्या यहाँ पर गलत है, और अगर गलत है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे यहाँ पर सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये ताकि यहाँ पर लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो इस तरीके से यहाँ पर डेवलप होते हुए नजर आएँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जर्नलिस्ट को वो पावर्स नहीं मिल पा रही हैं, जैसे मैंने आपको ये बोला है ना। उनको जो एग्जाम्शन में रखना था, उनको एक छूट देनी थी इस वाले लॉ के तहत, वो छूट यहाँ पर नहीं दी गई है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है राइटर के थ्रू। तो एट द लास्ट राइटर की यहाँ पर एक मांग यही है कि जर्नलिस्ट को यहाँ पर छूट मिलनी चाहिए इस पर्टिकुलर एक्ट में। ठीक है, वो भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, है ना, उनको भी यहाँ पर पावर हो इस इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो उनके लिए एक प्रॉपर कह सकते हो छूट होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा कि जो ये पर्टिकुलर एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसके कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर छूट मिल जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो खुलकर सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकेगा। वैसे ये छूट पहले दी जा रही थी, बट धीरे धीरे करके यहाँ पर उसको नहीं दिया गया और आज के समय पर ये नहीं है एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में। तो अभी देखते हैं, क्या इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इलेक्शंस के बाद में इसके अंदर में काफ़ी सारे जो नए नियम हैं, जो रूल्स हैं, उनको और ज़्यादा फ्रेम किया जाएगा। फ्रेम करने के बाद में क्या सिनेरियो आता है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों आज के अखबार में एक और आर्टिकल है जो कि पेज नंबर 10 पर प्रेजेंट है, अगेन जिसको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में आप लिंक कर पाओगे। बात हो रही है जो मेघदूत ऑपरेशन है, आपने सुना होगा, मेघदूत ऑपरेशन के 40 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके बेसिस पर आज वो न्यूज़ में है, तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये मेघदूत ऑपरेशन दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को लेकर था। ठीक है, सियाचिन को लेकर जो लड़ाई थी, पाकिस्तान सियाचिन को अपना दिखा रहा था, अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट इंडिया फिर बीच में आता है और फिर इंडिया ने यहाँ पर उनको हटाया कि भाई ये आपका नहीं है, ध्यान रखना, सियाचिन ग्लेशियर भारत का हिस्सा है। समझ गए? तो ये ऑपरेशन इसी चीज़ को लेकर रखा था। चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया ताकि सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर किया जा सके, क्योंकि चाइना सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को अपना दिखा रहा था। हालांकि जो सियाचिन है ये एक लड़ाई का विषय बना हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, जो कराची एग्रीमेंट हुआ था 1949 का, तब से ही यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों इसको एक अनडिवाइडेड सा पार्ट दिखाया गया और बोला गया इसका जो कंडीशन है, ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा यहाँ का रफ वेदर है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये जो एरिया है इसका टेरेन वगैरह काफ़ी हार्ड है, तो अब आप जो है इसको मतलब ऐसा अनडिवाइडेड पोर्शन रख दिया गया, ना इधर दिया गया इंडिया को, ना यहाँ पर उधर पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, जब इसको ऐसा अनडिवाइडेड के तौर पर रखा गया इस कराची एग्रीमेंट के तौर पर, लेकिन उसके बाद भी जो पाकिस्तान है वो अपना हक जमाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा था, पासेस दे रहा था लोगों को यहाँ पर जाने के लिए। तब दोस्तों यहाँ पर इंडिया जागा और इंडिया ने यहाँ पर स्टेप उठाया और ऑपरेशन मेघदूत चलाया। और जो ऑपरेशन मेघदूत था ये इंडिया का कह सकते हो एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड मिलिट्री रिस्पॉन्स था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे पाकिस्तान अपना खतरनाक अग्रेशन यहाँ पे नज़र आ रहा था, अग्रेशन दिखा रहा था, तो उसको रोकना ही था हमें। समझ गए? तो क्योंकि ये जो लोकेशन है स्पेशली दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव लोकेशन है। अगर आप सियाचिन ग्लेशियर को देखते हो तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक मैप लगाया हुआ है, इधर आपको ऊपर नज़र आएगा ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन, जो कि भारत का हिस्सा है, बट पाकिस्तान ने इसको इलीगल तरीके से कब्जा रखा है ना। यहाँ पर अक्साई चीन वाला हिस्सा है, ये भी इंडिया का हिस्सा है, बट चाइना ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है। बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे आप कह सकते हो कि पाकिस्तान और चाइना को थोड़ा सा अलग भी कर देता है। नहीं तो फिर दोस्तों ये पर्टिकुलर ऐसा रीजन मिल जाता, अगर ये पाकिस्तान के पास में होता तो यहाँ पे पाकिस्तान चाइना मिलकर इंडिया के ऊपर अटैक कर सकते थे। ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है इन दोनों को, और ये हमारे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन देखने को मिल जाती है। तो पाकिस्तान इस लोकेशन को यहाँ पर अपनी साइड में कर रहा था, कब्जा रहा था। और
हो सकता था कि आगे जाके ये चाइना को बेच देता जगह, या चाइना को दे देता, क्योंकि ऐसा ये हरकत कर चुका है। ये तो आपको सियाचिन ग्लेशियर दिख रहा है दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट ऊपर आपको ये जो वैली दिख रही है ना, ये जो घाटी है इसका नाम है सक्शगम वैली। तो ये सक्शगम घाटी जो है ये ऑलरेडी जो पाकिस्तान है वो चाइना को दे चुका है। ये इंडिया क्लेम करता था इस रीजन को, बट यहाँ पर वो चाइना को दे चुका है पाकिस्तान। तो ये कंडीशंस दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होंगी। तो हम नहीं चाहते थे कि जो ये सियाचिन ग्लेशियर पैरेलल रीजन है स्पेशली वो इंडिया के हाथ से निकले। इसके बेसिस पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया और जो हमारे जवान हैं इनको सीधा उस पहाड़ी पर चढ़ाया गया दोस्तों, उस पहाड़ी पर पहुंचाया गया, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आज के समय पर जो वर्ल्ड की हाईएस्ट लोकेशंस हैं उन लोकेशंस में इसको कंसीडर किया जाता है। समझ गए? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हालांकि जैसे मैंने बोला वहाँ का जो वेदर है सियाचिन का वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिलेगा। सियाचिन कितनी ऊंचाई पर है? लगभग बोला जा रहा है 20,000 फीट की ऊंचाई पर आपको देखने को मिल जाता है। ये जो पहाड़ियाँ हैं ना इसको बोला जाता है काराकोरम माउंटेन रेंज। यहीं पर आपको सियाचिन ग्लेशियर नज़र आएगा। सियाचिन ग्लेशियर को हम एक हाईएस्ट मिलिटराइज जोन के तौर पर भी देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर एक हाईएस्ट मिलिटराइज जोन के तौर पर देखा जाता है दुनिया भर के अंदर में। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बोला इसकी जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है ना। ये एरिया ऐसा है जहाँ से आप देख पाओगे दोनों एरिया में आसपास के एरिया को आप मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, ये भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ये वो आसपास के ऐसे एरियाज़ हैं जो चाइना पाकिस्तान ने कब्जा रखे हैं, उनके कंट्रोल में आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, उन पे नज़र रखी जा सकती है। समझ गए? तो यहाँ से बड़े बड़े रीजन को डोमिनेट किया जा सकता है, तो इस वजह से भी हमारे लिए ये ज़रूरी है। अब होता दोस्तों यहाँ पर यह है कि ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, इस ऑपरेशन में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सियाचिन में से जो यहाँ पर सियाला है, उसके अलावा बिलाफोंड ला पास है ना, इसको पाकिस्तान की आर्मी से छुड़ाना। पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पर इसको कब्जा रही थी, उनसे पहले ही दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोगों ने क्या करा, कैप्चर कर लिया। और ये जो पूरा ऑपरेशन मेघदूत था इसको 13 अप्रैल 1984 में स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था और आप कह सकते हो पहला असॉल्ट जो हमने लॉन्च किया दुनिया के हाईएस्ट बैटलफील्ड पर, क्योंकि हाईएस्ट बैटलफील्ड की जब बात आती है तो दुनिया के हाईएस्ट बैटलफील्ड में कंसीडर किया जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। समझ गए? क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस आप देखने को पाओगे, यानी हर चीज़ जम जाती होगी। -50 डिग्री सेल्सियस आपको लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ का नज़र आएगा, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर। तो हम लोगों ने 1984 में इस एरिया को कंट्रोल कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, तब से ये हमारे ही हिस्से में है। तो दोस्तों ये जो पूरा ऑपरेशन मेघदूत था इसको लॉन्च किया गया था कुछ लोगों की लीडरशिप के अंडर में, जैसे यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल छिब्बर थे, उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल PN हून थे, मेजर जनरल शिव शर्मा थे। इन सभी के लीडरशिप के तहत दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये जो मिलिट्री एक्शन था इसका यहाँ पर यह रिजल्ट नज़र आया कि पूरा का पूरा जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत के कंट्रोल में नज़र आया, और अब इंडियन जो ये कह सकते हो इंडिया ही बेसिकली यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल करता है। एक बार क्वेश्चन आपसे सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी पूछ लिया गया था, तो जो लोकेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बाकी ये पार्किंसन डिजीज़ को लेकर मैंने स्टार्टिंग में आर्टिकल डिस्कस किया है। इसी के साथ में आज के सेशन को करते हैं समाप्त। आज का सेशन दोस्तों छोटा सा ही है, जैसे मैंने बोला यार कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, बट जैसे जैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, थोड़े दिनों की और प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पर रिकवरी होती है पूरी तरह से मैं उसके बाद टाइम से वीडियो अपलोड करूँगा। अभी आप देख पा रहे होंगे टाइम से हो पाता है नहीं हो पाता, कभी 5 बजे अपलोड हो रहा है, कभी यहाँ पर 10-11 बजे अपलोड हो रहा है, बट मैनेज हो जाएंगे जल्दी वो सारी चीज़ें, सारी की सारी प्रॉब्लम जल्दी दूर हो जाएंगी। अभी समय थोड़ा सा इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, वो जल्दी यहाँ पर सही हो जाएगा ना। दोस्तों यहाँ पर ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, भाई इनमें से कौन सी भाषा है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ओडिया। ठीक है ना, इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।